आप सबको जोहार। और आज है तारीख 1 जनवरी 2025 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहां पर पलामू के स्थानीय परिसदन भवन के सभागार में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की समीक्षा बैठक की। और इस दौरान मंत्री आउटसोर्सिंग कंपनी बालाजी के कार्यशैली पर भड़के नजर आए। और इसका कारण था कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यहां पर समीक्षा के दौरान अस्पताल में सफाई कर्मियों की कमी पाई। उन्होंने लेबर सुपरिटेंडेंट को जांच करने का आदेश दिया है और साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने का भी निर्देश दिया। और इस बैठक के दौरान मेदिनी राय हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, इसके अलावा सिविल सर्जन, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, हॉस्पिटल मैनेजर और बालाजी के सभी सुपरवाइजर मौजूद थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से। और यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी यहाँ पर फ्लावर शो जो है वो आयोजित किया गया है। और इस खास आयोजन में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी ने यहाँ पर शहर को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। और फूलों की अनोखी सजावट और उनकी खुशबू ने न सिर्फ शहरवासियों को आकर्षित किया है, बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पर इस शो में भाग लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और अगर आप जमशेदपुर के आसपास रहते हैं तो शायद आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए और इसका लुत्फ उठाना चाहिए। और फ्लावर शो में तरह तरह के फूलों की किस्में, जैसे कि गुलाब, कमल, जैस्मिन और विभिन्न विदेशी फूलों के पौधे जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि यहाँ पर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और इस शो का जो उद्देश्य है वो न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी बागवानी के महत्व से अवगत करवाना है। और यहाँ पर शहर में यह आयोजन एक सांस्कृतिक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर इस शो को लेकर पर्यटकों का ये कहना है कि इस फ्लावर शो में आकर वे बहुत ही अलग महसूस कर रहे हैं और उनको एक अलग अनुभव का एहसास हो रहा है। साथ ही यह आयोजन शहर के पर्यटन उद्योग को भी एक नई दिशा देने में शायद मददगार जरूर साबित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है दुमका से। और यहाँ पर इलाज के बहाने विवाहित महिला को बुलाकर उसका अपहरण किए जाने की घटना सामने निकल कर आई है। और यह मामला प्रकाश में तब आया जब महिला की तलाश में आए उसके भाई ने थाना में शिकायत दर्ज करवाई। और यहाँ पर इस घटना के संबंध में महिला के भाई राजस्थान के उदयपुर जिले के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के अरिहन कॉलोनी के रहने वाले आशीष यादव ने दुमका नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में दुमका नगर थाना में शून्य प्राथमिकी दर्ज कर यहां पर कार्रवाई के लिए गिरिडीह मुफस्सिल थाना भेजा है। और फिर यहां पर इस मामले में रविवार को मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। वहीं इस प्राथमिकी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोयमारा के रहने वाले त्रिपुरारी प्रसाद वर्मा को नामजद आरोपी बनाया गया है। इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को अपने घर गिरिडीह बुलाया था और इस कारण मामले में दुमका में शून्य प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरिडीह मुफस्सिल थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और यहाँ पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। और दर्ज प्राथमिकी में आशीष ने बताया है कि उसकी जो बहन है वो 24 वर्षीय नेहा यादव पति सोनू यादव नगर निगम उदयपुर राजस्थान में एनजीओ के रूप में काम करती थी। उसके साथ त्रिपुरारी प्रसाद वर्मा भी काम करता था और इसकी वजह से उसकी बहन और त्रिपुरारी के बीच अच्छा संबंध था और काफ़ी सालों से उनकी बहन को बच्चा नहीं हो रहा था। तो ऐसे में त्रिपुरारी ने इसी साल सितंबर माह में उसकी बहन को बताया कि झारखंड में उसके परिचय का एक बहुत अच्छा वैद्य है जो कि इस तरीके की बीमारी का 100% इलाज करता है। और आशीष ने यह भी कहा कि उसकी बहन सितंबर के अंतिम माह में त्रिपुरारी की बात पर गिरिडीह आई थी और इसके बाद से वो वापस लौट भी गई, लेकिन दोबारा त्रिपुरारी के कहने पर उसकी बहन 7 दिसंबर 2024 को इलाज के लिए उसके पास आई थी। और 10 दिसंबर को आखिरी बार बहन की उन लोगों से बातचीत हुई थी, तब वह ठीक ही थी, मगर उसके बाद से उसका फ़ोन और त्रिपुरारी दोनों का फ़ोन जो है वो बंद आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के पंडरा इलाके में एक शख्स को गोली मारने की खबर सामने आ रही है। और जानकारी के मुताबिक रांची में होटल के मैनेजर को अपराधियों ने गोली मारी है। पंडरा इलाके के पंडरा ओपी के पास की यह घटना बताई जा रही है। और वहीं जिस शख्स को गोली लगी है उसकी पहचान सुमित कुमार के रूप में हुई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अपराधी गोली चलाने के बाद फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस
फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सुमित होटल स्टार लोटस के मैनेजर हैं और उनके पेट में गोली लगी है। दरअसल यहाँ पर एक युवक जो है वो ICICI बैंक में पैसा जमा करने पहुंचा था, तभी 3 अपराधियों ने उसके साथ छिनताई की घटना को अंजाम देना चाहा। अपराधी उनका बैग छीनने का प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान बीच बचाव करने गए सुमित कुमार पर अपराधियों ने गोली चला दी और गोली हाथ से छिटक कर पेट में लगी और आनन फानन में उन्हें मेडिकल अस्पताल में लाया गया और ऑपरेशन फिलहाल अभी चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गुमला से, जहाँ पर गुमला के रायडी थाना क्षेत्र में एक युवती का जो शव है वो आम के पेड़ में बने फंदे से लटकता हुआ मिला और मृतका की जो पहचान है वो ज्योति कुमारी, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, के रूप में हुई है। और यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रथम दृष्टया में ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। हालांकि आत्महत्या के पीछे की वजह साफ नजर नहीं आ रही है कि ऐसा उसने क्यों किया। और यहाँ पर परिजनों ने बताया कि इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद ज्योति पढ़ाई छोड़ चुकी थी और रविवार रात खाना खाकर ज्योति सोने चली गई थी और घर के बाकी लोग भी सोने चले गए। सुबह पता चला कि आम के पेड़ से उसकी लाश लटकी हुई है। हम लोग पहुंचे तो देखा कि ज्योति का जो शव है वो दुपट्टे से बने फंदे से लटका हुआ था। परिजन भी यहाँ पर आत्महत्या के पीछे की वजह साफ नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर उसने क्यों किया और ऐसा किस लिए हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल यहां पर झारखंड सरकार उनके निलंबन को वापस लेने की सोच रही है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था और ईडी ने उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया था। 28 महीने बाद दिसंबर 2024 में उन्हें जमानत मिली। अब कार्मिक विभाग ने उनकी फाइल मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेजी है और कमेटी की सिफारिश और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही निलंबन वापस होगा। पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले का आरोप है और यह घोटाला उनके खूंटी जिले में DC रहने के दौरान हुआ था और ईडी की जांच में उनके सहयोगी CA सुमन कुमार के पास से 19 करोड़ रुपए मिले थे और इसके बाद ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया था। निलंबन से पहले वह उद्योग सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक भी थी और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद अगले ही दिन निलंबन का आदेश जारी हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड में अब 1 एकड़ से भी कम में बने तालाब का भी सरकार जीर्णोद्धार करेगी और अगले वित्तीय वर्ष में निजी तालाब को लेकर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही नए निर्देश के अनुसार अब तालाब के जीर्णोद्धार के दौरान एक तरफ से सीढ़ी का निर्माण भी कराया जाएगा। ये निर्देश कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांके कृषि भवन के औचक निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अधिकारियों को दिया। हालांकि वर्तमान में निजी तालाब के जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 1 एकड़ और अधिक से अधिक 5 एकड़ वाले तालाब की योजना चल रही है और इस योजना में बड़ी संख्या में किसानों के छोटे तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग के द्वारा आने वाले समय में सब्जियों के MSP तय करने के भी यहाँ पर दिशा में काम करने की बात भी कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि फूल गोभी या पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का दर दूसरे राज्य के व्यापारी आकर कम कर रहे हैं और इससे स्थानीय किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कृषि भवन में कर्मियों और अधिकारियों के छुट्टी पर चले जाने की वजह से नाराज दिखी और उन्होंने कहा कि क्रिसमस से लेकर नए साल या फिर दूसरे पर्व त्योहार मनाना जरूरी है, पर इसका काम पर असर नहीं पड़े इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। और आज जब मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो 50% कर्मी और अधिकारी 15 से 20 दिन के अवकाश पर हैं और झारखंड में पहले से ही सरकारी कर्मियों की कार्य संस्कृति गड़बड़ रही है और इसमें सुधार जरूरी है और ऐसा करके हम विभाग की योजनाओं को समय पर पूरा भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से। पार्किंग नियमों की अनदेखी करने पर व्यावसायिक भवनों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है और चिन्हित भवनों को सील किया जाएगा और तोड़े जाने की भी यहाँ पर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। रांची नगर निगम ने एक पत्र जारी करके यहाँ पर व्यावसायिक भवनों के मालिक और दुकानदारों से कहा है कि वे पार्किंग नियमों के अनुसार ही अपने भवन के सामने वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करें और जारी पत्र
में निगम ने यह भी कहा है कि आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले भवनों के लिए जो चिन्हित पार्किंग है, उसका पार्किंग के जगह पर दूसरे कार्यों के लिए उसको प्रयोग में लाया जा रहा है। प्रतिष्ठान वाले यहाँ पर अपनी गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं और साथ ही कई दुकानदारों द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर सामान रखकर व्यवसाय किया जा रहा है, जिससे यातायात जो है वो बाधित हो रही है। सफाई कार्य में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना इसी वजह से करना पड़ रहा है, जो भवन प्लान अधिनियम तथा झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 का स्पष्ट उल्लंघन है। और इसके अलावा नगर निगम ने यह भी कहा है कि प्रतिष्ठानों के मालिकों से ये अपील है कि 3 दिनों के अंदर अपने वाहनों का जो पार्किंग भवन में चिन्हित पार्किंग स्थल में ही करना जो है उसको सुनिश्चित करें। और इसके साथ ही वैसे प्रतिष्ठान जिन्होंने अपने चिन्हित पार्किंग स्थल जो कि भवन के बिल्डिंग प्लान में निगम द्वारा पारित किया गया है, उसमें बदलाव कर दूसरे कार्य जैसे कि दुकान हो गया, गोदाम हो गया या फिर अन्य कुछ भी में प्रयोग में लाया अगर जा रहा है तो उसे सुधारें। तो कुल मिला के यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो चीज़ जिस वजह से दी गई है उसका सदुपयोग करें और वही करें जिसके लिए दिया गया है, अन्यथा भवन को सील करते हुए डिमोलिश करने की भी यहाँ पर कार्रवाई जो है की जा सकती है। यहाँ पर इस तरीके से ये बातें कही गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची का बिरसा जू नए साल के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। 2 जनवरी तक के लिए यहाँ पर सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं और सोमवार को बंद रहने वाला जू 6 जनवरी जिस दिन यहाँ पर सोमवार है उस दिन भी खुला रहेगा। अब यहाँ पर 2 जनवरी 2025 तक प्रति वयस्क की टिकट दर जो है वो 70 रुपये रखा गया है और जबकि यहाँ पर 3 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 30 रुपये का टिकट लगेगा और इन 3 दिनों तक ग्रुप टिकट की व्यवस्था नहीं रहेगी। और इस बार आप नए जानवरों को भी देख पाएंगे क्योंकि लाया गया है और जिसमें सफ़ेद बाघ, सफ़ेद तेंदुआ, सफ़ेद मोर, सफ़ेद हिरण और गंध मृग जैसे यहाँ पर दुर्लभ वन्य जीव भी शामिल हैं। यानी कि आपको सब तरफ सफ़ेद सफ़ेद ही देखने को मिलने वाला है। जू प्रशासन की ओर से 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 5 अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं और जहां से यहां पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक टिकट खरीदा जा सकता है। अब यहां पर भीड़ को देखते हुए 3 दिन जू प्रशासन ने जू के दोनों ओर गाड़ी खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रांची के बिरसा जैविक उद्यान में आखिर ऐसा क्या है कि लोगों को अपने परिवार वालों के साथ नव वर्ष के पल बिताने के लिए यहाँ पर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस जगह पर आपको 91 प्रजातियाँ जो हैं वो आपको मिलेंगी। अलग अलग तरह के जो जीव हैं 91 प्रजातियाँ वो आपको देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पर संरक्षित करके रखी गई हैं, जिसमें से यहाँ पर 41 पक्षियाँ, इसके अलावा 31 स्तनधारी और 19 सरीसृप शामिल हैं। इसके अलावा दरियाई घोड़ा, लकड़बग्गा, सांभर, चीतल, कृष्ण मृग जैसे यहाँ पर जो जीव हैं वो आकर्षण का केंद्र बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर राज्य के जल संसाधन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री हफीजुल हसन मधुपुर स्थित आवास में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मधुपुर एवं देवघर के अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। मंत्री द्वारा सोमवार को मधुपुर आवासीय कार्यालय में देवघर और मधुपुर के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं जेई इंजीनियर एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा पेयजल संबंधित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की बात कही गई है और साथ ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए नए चापाकल निर्माण, सोलर आधारित पानी टंकी निर्माण, नल जल योजना, जल जीवन मिशन के तहत चल रहे योजना, शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक जो है वो किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है कोडरमा से, जहाँ पर मरकच्चो के गगरे सिंगा में 29 दिसंबर को हथियार के बल पर युवती का अपहरण करने का प्रयास किया गया था और इस संबंध में कोडरमा पुलिस की ओर से विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया और यहाँ पर टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो वाहन से भाग रहे 6 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है और यहाँ पर पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ में यह मामला सामने आया है कि यह एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला था और वहीं पर आरोपी जो है वो हथियार के बल पर लड़की का अपहरण करके उसके साथ शादी करना चाहता था। आरोपी पूर्व से शादीशुदा है एवं उसकी पत्नी छोड़कर चली गई है।
पकड़े गए दीपू कुमार सिन्हा के पास से एक जिंदा गोली, मनोज कुमार सिन्हा के पास से 2 चिली पाउडर स्प्रे, एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया गया है। इस संबंध में मरकच्चो थाना में केस दर्ज कर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बाकी किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी पूरी लिस्ट और डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर सोमवार को झरिया विधायक रागिनी सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें लोधना के हुजामा कोल डंप पर नियम विरुद्ध मांग को लेकर कार्य बाधित किए जाने की शिकायत की और ज्ञापन भी सौंपा। रागिनी सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि लोधना में कोयला उठाव 18 दिसंबर से बाधित है और संबंधित कागजात होने के बावजूद कोयला उठाव में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लगभग 500 मजदूर कार्य से वंचित हैं और जिससे यहां पर उनके और उनके परिवार वालों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों द्वारा 18 दिसंबर से व्यवसायियों और मजदूरों के कार्य में बाधा और भयादोहन करते हुए कार्य संपादन नहीं करने दिया जा रहा है और मामले में प्राथमिकी दर्ज है और इसके बावजूद भी यहां पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं आगे उन्होंने मुख्यमंत्री से ये भी कहा है कि आपसे यह अनुरोध होगा कि उपरोक्त विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर जल्द से जल्द कार्रवाई कर व्यवसायियों और मजदूरों के हित में कार्य यहाँ पर पुनः शुरू करने के संबंध में प्रशासनिक कार्रवाई करें और मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की बात भी कही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री के अपर सचिव अविनाश कुमार एवं पुलिस महानिदेशक सह महानिरीक्षक अनुराग गुप्ता को पत्र सौंप उन्हें समस्या से अवगत कराया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर पंड्रा फायरिंग मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और साथ ही घटनास्थल पर तैनात गश्ती दल के कर्मी और अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सोमवार दोपहर 12:45 बजे पंड्रा में ओटीसी ग्राउंड के पास आईसीआईसीआई बैंक के सामने व्यवसायी नीरज गुप्ता के कर्मी सुमित गुप्ता नामक व्यक्ति से 3 अपराधियों के द्वारा 13 लाख रुपए की छिनताई की गई है और छिनताई की घटना में वहीं मौजूद व्यक्ति के द्वारा घटना का विरोध करने पर अपराधियों ने उन पर फायरिंग की और जिसमें वो घायल हो गए और घायल व्यक्ति वर्तमान में इलाजरत हैं और खतरे से बाहर हैं और घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है और कांड का त्वरित उद्भेदन करने और यहां पर घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और घटना स्थल में तैनात गश्ती दल के पदाधिकारी और कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में अलर्ट्स नाम का एक डिजिटल ऐप तैयार किया गया है और इसमें सभी जिलों की घटना विधि व्यवस्था की समस्या की सूचना डीजी नियंत्रण कक्ष को मिलेगी। और वहीं इसी को लेकर सोमवार को अमोल विनुकांत होमकर पुलिस महानिरीक्षक ने इंद्रजीत महाथा पुलिस उप महानिरीक्षक जगवार एवं झारखंड पुलिस की टेक्निकल टीम के साथ बैठक की और इस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विकसित अलर्ट्स ऐप के प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन की जानकारी दी गई और बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी पुलिस उपाधीक्षक और इसके अलावा सीसीआर पुलिस उपाधीक्षक, इसके अलावा यहाँ पर प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष एवं जिला नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित पदाधिकारी कर्मियों ने भी इसमें भाग लिया और यहां पर बैठक में पुलिस महानिरीक्षक झारखंड एवं झारखंड पुलिस की टेक्निकल टीम द्वारा अलर्ट्स ऐप के उद्देश्य प्रयोग के संबंध में जानकारी जो है वो दी गई और इसको लेकर ये बताया गया है कि राज्य के किसी भी थाना क्षेत्र में हुई किसी भी प्रकार की घटना को संवेदनशीलता के आधार पर संबंधित जिला नियंत्रण कक्ष के द्वारा अलर्ट्स ऐप पर प्रविष्टि किया जाएगा और वरीय पुलिस पदाधिकारी को घटना की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलने के उपरांत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पर उन्होंने ऐप के प्रति जिला नियंत्रण कक्ष एवं राज्य नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कराने एवं इसे अतिशीघ्र सुचारू रूप से क्रियान्वित करने का निर्देश भी दिया है।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अपराध पर नियंत्रण करने और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट्स ऐप जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण उपकरण है और इसका सही और समय पर उपयोग हमारी कार्य क्षमता को और भी ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक बनाएगा और यह ऐप नागरिकों के प्रति पुलिस का जो विश्वास है उसको और भी ज़्यादा मजबूत जो है वो करेगा। और वहीं पर इसके अलावा किसी पुलिसकर्मी या फिर पदाधिकारी के द्वारा घटना से संबंधित सूचना अलर्ट्स ऐप पर ससमय प्रविष्टि नहीं किया जाता है तो उन पर कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर देवघर के शिवपुरी मोहल्ले में सोमवार शाम को अचानक हड़कंप तब मच गया जब 4 बसों में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई और जिसको लेकर यहाँ पर किसी को कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर ये आग कैसे लगी, वो भी 4 बसों में। और चंद मिनटों में ही यहाँ पर सभी बसें जो हैं वो धधकने लगी और देखते ही देखते यहाँ पर ये जो है बसें हैं वो राख में तब्दील हो गई। और यहाँ पर जिन्होंने भी इस घटना को देखा उनके हिसाब से यहाँ पर बसें जो हैं वो सड़क किनारे खड़ी थी और तभी अचानक आग की लपटें जो हैं वो उठने लगी। हालांकि ये ठंड का मौसम है, गर्मी का भी मौसम नहीं है कि गर्मी की वजह से हम लोग बोलें कि आग लग गई होगी, तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। और वहीं पर तेज धुएं ने यहाँ पर पूरे इलाके को घेर लिया और जिससे यहाँ पर स्थानीय लोग सहम गए और वहाँ भारी भरकम भीड़ इकट्ठा हो गई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। और वहीं आग पर काबू पाने के लिए बस मालिक दिनेश आनंद झा, उनके स्टाफ और स्थानीय निवासियों ने भरपूर कोशिश तो की, लेकिन यहाँ पर उनकी कोशिश जो है वो विफल रही और यहाँ पर बाद में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और वहीं यहाँ पर बस मालिक दिनेश आनंद झा, जो कि देवघर बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि सभी बसें चलने योग्य स्थिति में थीं। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक भी कोई स्पष्ट सुराग जो है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन उन्होंने आशंका जताई है कि इसके पीछे असामाजिक तत्वों की साजिश हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल के दिनों में इस इलाके में असामाजिक गतिविधियां बढ़ी थीं और यहाँ पर कई लोग नशा करने के लिए भी जमा होते थे, जिन्हें कई बार भगाया भी गया और इस बारे में पुलिस को भी सूचित किया गया था। और फिलहाल पुलिस यहाँ पर मामले की जांच कर रही है और इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में इको टूरिज्म के विकास के लिए एक बेहतर कार्य योजना जो है वो तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन पर्यावरण विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी एवं पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार के साथ राज्य में इको टूरिज्म की संभावनाओं एवं उन्हें विकसित करने को लेकर बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि झारखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और राज्य में इको टूरिज्म को इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे यहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ प्रकृति को भी संरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वन पर्यावरण विभाग एवं पर्यटन विभाग एक बेहतर समन्वय के साथ इको टूरिज्म के विकास के लिए झारखंड के उन स्थानों को चिन्हित करने का कार्य करे जहाँ इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर भी विशेष फोकस करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को देश और दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि देश के अन्य राज्यों या फिर दूसरे देशों में जहां इको टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छे कार्य हुए हैं वहां के इको टूरिज्म मॉडल का अध्ययन करें। और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर झारखंड को पहचान देने के उद्देश्य से वन विभाग एवं पर्यटन विभाग प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इको टूरिज्म विकसित हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इको टूरिज्म के विकसित होने से झारखंड की प्रकृति धरोहरों को संरक्षित रखा जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से। तो यहाँ पर 1 जनवरी के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बदलने वाली है और उसी को लेकर एक डिटेल जो है वो सामने निकल कर आई है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा को निरंतर बेहतर करने का प्रयास करता रहता है और इसी कड़ी में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों के रांची और हटिया स्टेशन से स्थान और आगमन के समय में परिवर्तन किया गया है और यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और यह निर्णय ट्रेनों के संचालन की समीक्षा के बाद लिया गया है।
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है उनकी संशोधित समय सारणी जो है उसकी जो सूची है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल ही रही होगी, जिसको आप आराम से पॉज करके यहाँ पर पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रेन है उसकी समय सारणी में यहाँ पर किस तरीके से जो बदलाव है वो किए गए हैं। यहाँ पर तो खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ट्रेन ही नहीं बल्कि ट्रेन की संख्या में भी यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो टाइम और इसके अलावा ट्रेन का नंबर, इसमें भी काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, जिसको आराम से आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हो, डिटेल यहाँ पर ले सकते हो। क्योंकि अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हो 2025 में तो शायद ये लिस्ट आपके बहुत काम आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर जमशेदपुर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है। और इस दौरान पुलिस ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और फिर नशा करके हुड़दंग करते हैं। और इन लोगों को पुलिस ने सावधान रहने को कहा है। पुलिस ने यह भी कहा है कि पकड़े जाने पर इन्हें नए साल का जश्न जेल में मनाना होगा। और इसको लेकर सोमवार को पूरे शहर में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान भी चलाया गया और इसमें सिटी एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी देर रात तक सड़क पर मौजूद नजर आए। और वहीं इसके साथ ही ये बताया गया है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को भी पूरे शहर के अलग अलग 30 जगहों पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान को चलाया जाएगा। और इस अभियान के दौरान पुलिस नए साल में शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर नजर रखेगी। और अभियान को लेकर सिटी एसपी ने बताया है कि जिला पुलिस ने यहाँ पर पूरे शहर में नए साल को लेकर विशेष तैयारी रखी है। और इस दौरान सादे लिबास में पुलिस जो है वो कई जगहों पर तैनात रहेंगे और साथ ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे से भी नजर जो है वो बनाए रखेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में उत्तर पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो गई हैं और जिसकी वजह से राज्य के कई इलाकों में तापमान में गिरावट और घने कोहरे का अनुमान है। और मौसम विभाग ने नए साल के मौके पर शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट आ सकती है और घना कोहरा भी कई स्थानों पर हो सकता है, और विशेष रूप से सुबह और शाम के समय। और इस दौरान सुबह के समय दृश्यता में कमी आने का खतरा है, जो सड़क परिवहन और अन्य बाहरी गतिविधियों पर असर डाल सकता है। खासकर ट्रेनों और गाड़ियों की आवाजाही में देरी की संभावना बढ़ सकती है। और इसके अलावा शीतलहर से लोग अधिक सर्दी का अनुभव करेंगे और इसका जो प्रभाव है वो विशेष रूप से वृद्ध लोगों और यहाँ पर बच्चों पर हो सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी सलाह दी है कि लोग गर्म कपड़े पहने और सुरक्षित रहें, खासकर सुबह के समय। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह की शुरुआत हल्के से मध्यम कोहरे के साथ हो सकती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 31 दिसंबर की, तो 31 दिसंबर को सुबह से ही घना कोहरा जो है वो छाया हुआ था और करीब यहाँ पर 12 बजे के आसपास दोपहर को तब जाकर यहाँ पर जो कोहरा है वो हटा और उसके बाद हल्का फुल्का यहाँ पर धूप जो है वो खिलता हुआ दिखाई भी दिया। तो आने वाले 1-2 दिन यानी कि 1 तारीख और 2 तारीख को भी हमें इसी तरीके से यहाँ पर माहौल जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि घना कोहरा, और इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी वजह से अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान जरूर रखना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची में एक छात्रा ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। और पुलिस को छात्रा के कमरे से एक डायरी और कुछ पन्ने भी मिले हैं, उन पर शायरी लिखी हुई थी। वहीं पर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि छात्रा के कमरे में एक युवक भी आया था। वह काफी समय बाद उस कमरे से बाहर निकला। और वहीं छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है। और ये जो घटना है वो चुटिया थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी रोड नंबर 11 की है। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो जानकारी के मुताबिक बीए की छात्रा रिमझिम कुमारी ने रविवार को पंखे से बने फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। और छात्रा चुटिया में किराए के मकान में भाई के साथ रहकर पढ़ाई करती थी और वह खलारी के डकरा सुभाष नगर की रहने वाली थी। और इस मामले में छात्रा के पिता सत्यदेव साहू की लिखित शिकायत पर अज्ञात युवक के विरुद्ध मामला जो है वो दर्ज किया गया है। और वहीं प्राथमिकी में अज्ञात युवक पर जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण, प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप जो है वो लगाया गया है।
वहीं पुलिस ने कमरे से शायरी, लिखा पन्ना और डायरी भी बरामद की है और दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री को रविवार को दोपहर में चटकपुर में रहने वाली मौसी के घर जाना था। जब छात्रा दोपहर तक मौसी के आवास पर नहीं पहुंची तो पिता ने कई बार मोबाइल फोन पर कॉल किया, लेकिन कोई भी उत्तर उधर से मिला नहीं और जिसके बाद पिता ने मकान मालिक नंद किशोर को मामले की जानकारी दी। मकान मालिक ने भी यहां पर छात्रा के कमरे के बाहर कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला और इसके बाद संदेह बढ़ गया और इसी समय तक छात्रा की मौसी चटकपुर से चुटिया पहुंची और बाद में सभी ने दरवाजा खोला तो पाया कि रिमझिम का शव फंदे से झूल रहा है और बाद में सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि शनिवार को एक युवक जो है वो आवास पर आया था और काफी देर बाद वापस गया था और इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।